अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे हरदिल अजीज वसीम अब्दुल सत्तार सर आज हमारे साथ में मौजूद है। और देखा जाए तो मैं ही सर के साथ में मौजूद हूँ। उनके रेसिडेंस में मैं आया था सर से जो है मिलने के लिए। अब तक हमने सर को जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा है और माशाल्लाह हम सर से ऑनलाइन पढ़ते थे। आज मैं रूबरू सर के सामने बैठा हूँ। वैसे तो मैं सर से मिलता जुलता रहता हूँ, लेकिन आप सबके लिए जो है मैंने सोचा कि भाई सर के ताल्लुक से थोड़ा सा और रोशनास किया जाए। और माशाल्लाह सर बहुत मेहनत करते हैं टीटी इम्तिहान के लिए। तो थोड़ा सा सर से टिप्स जानेंगे कि किस तरह से तैयारी करना है, कैसे करना है, क्या सोर्सेज हैं, और सर की क्लास के बारे में भी थोड़ा सा सर ऐलान करेंगे। तो ओवर टू यू सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वसीम सर। अभी महा टीटी की नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 27 मार्च से 16 अप्रैल तक है। और जिसका एग्ज़ाम जो है वो 21 जून को होने वाला है। और जैसा कि हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन तमाम असातिज़ा के लिए टीएटी या जो 2013 के बाद जो लगे हैं टीचर उनके भी लिए टीएटी ज़रूरी करार दिया गया है। इसलिए जो टीचर्स फॉर्म भरना चाहते हैं टीएटी का वो ज़रूर भरें ताकि टीएटी क्वालिफाई हो जाए और गवर्नमेंट के जो वक्तन फ़ौक्तन जो सर्कुलर्स आते हैं उन सर्कुलर के हिसाब से अपने आप को क्वालिफाई करें। अब रहा सवाल ये कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैं बताता चलूँ कि महा टीईटी में अगर आपको पास होना है या क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप ज़रूर देखें, उसका निसाब उसका पोर्शन ज़रूर देखें। और ख़ास तौर से मैथ्स के लिए कुछ ऐसे रहनुमाई वीडियोस है या कोई गाइड है जो आपको ट्रिक्स पे आपको कुछ बता सके मैथ्स के क्वेश्चन, उन सारे वीडियोस को देखें क्योंकि 30 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में। और वो सब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको एज अ सिंपल मेथड से जो रिवायती मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग उसको पूरा वक्त में सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन सवालात के लिए आपको कुछ ऐसे वीडियोस या कोई भी आपका जो भी रहनुमा है गाइड है मैथ्स के लिए उनसे आपको रुजू करना ज़रूरी है। दूसरा, इंग्लिश का ग्रामर भी इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट ग्रामर पूछा है। हालांकि टीएटी का निसाब तो जमात पहली से लेकर 8वीं तक है दोनों पेपर के लिए, लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें बीए के भी आते हैं, 12वीं के लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी बड़े अच्छे बड़े लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के। तो उसमें भी आपको कोई ग्रामर की ऑथेंटिक साइट हो गई या ऑथेंटिक बुक जैसा रेनन मार्टिन है या किसी अच्छे टीचर से जिसकी अच्छी अंग्रेज़ी पे ग्रामर पे पकड़ है, उनसे आपको ज़रूर उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखना है। और अगर मैं बताता चलूँ कि इसमें ख़ास तौर से नफ्सियात जो साइकोलॉजी है, सीडीपी जिसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये थोड़ा मुश्किल हम्म। सब्जेक्ट है। और इसमें बहुत सौ का ऐसा होता है कि किसी को मैथ्स मुश्किल पड़ता है, किसी को इंग्लिश, किसी को ईवीएस, या अगर सोशल स्टडीज़ है तो किसी को सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन। तो इसमें आप 3 सब्जेक्ट को बहुत ही टारगेट रखिए। जो आप यानी 3 सब्जेक्ट तो हर टीचर के अच्छे ही होते हैं। तो लैंग्वेज होगा अगर होगा है तो उर्दू को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर उर्दू अच्छी है आपकी तो उसमें 28, 29 और 30 मार्क्स देने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेजेस में मार्क्स कवर हो जाते हैं उर्दू और इंग्लिश में। और कोई एक सब्जेक्ट आपका अगर हो सकता है मैथ्स या सोशल स्टडीज़ या जो जो भी है उसमें से अगर आपका एक सब्जेक्ट होता है अच्छा, 2 लैंग्वेज के अलावा, तो इन तीनों मज़ामीन में आपको 70 प्लस यानी 70 क्रॉस करना चाहिए। तो फिर बाद में आपको 20 मार्क्स का मसला आता है। फिर बाद में जो आपका मुश्किल सब्जेक्ट होगा उसमें 10-10 मार्क्स भी लिए तो आप 90 प्लस हम्म। क्रॉस कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लुबे-लुबाब कि महा टीईटी में आप कोई भी 3 मज़ामीन को टारगेट रखिए। पूरे 5 मज़ामीन को देखने जाओगे तो फिर आप मतलब यहाँ से भी थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा और 90 नहीं होता है वो। इसलिए 3 को फुल्ली कॉन्सन्ट्रेटेड यानी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है। बिल्कुल उर्दू आसान है तो उर्दू में 30 लीजिए। कि आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है तो इंग्लिश में उसको छोड़िए मत, कि जो मुश्किल सब्जेक्ट है मैं उस पे मेहनत करूँगा और जो आसान है उसको छोड़ दूँगा, नहीं। जो आसान है उसमें 30 लीजिए। तो अगर 2 सब्जेक्ट आपको ऐसा लगते हैं कि ये मेरे बहुत फ़ेवरेट है, बहुत आसान है तो 60 कीजिए उसको। तो 60 ये हो गए तो अब बाकी आपका 30 बचता है तो 10-10 कीजिए। लेकिन 2-3 मज़ामीन पे या 3, जैसे मैंने कहा कि 3 मज़ामीन 3 सब्जेक्ट पे टारगेट कीजिए
और फुल्ली टारगेट। और अगर मैं बताता चलूँ कि दूसरे मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह है, तो इसमें ख़ास तौर से ये याद रखिए, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का जो महा टीईटी में एक थोड़ा-सा मसला आता है बच्चों के लिए, कि बीएससी या 11वीं-12वीं साइंस से कर लेते हैं और इंग्लिश से होते हैं उनके हायर एजुकेशन। वो समझते हैं कि हम लोग अभी इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं और उर्दू से गुरेज करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो सेकंड लैंग्वेज आपका मराठी कंपलसरी हो जाएगा। फिर आपको पूरा पेपर बाइलिंगुअल मराठी और इंग्लिश में हो हिंदी जाएगा। नहीं ले सकते सर? हिंदी लिए तो फिर आपका मराठी और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। अच्छा। तो उर्दू अगर आप लेते हैं, तो पेपर आपका बाइलिंगुअल उर्दू और इंग्लिश में रहेगा। और अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हैं, तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा जी। उर्दू माइनस हो जाएगा। तो हम चूंकि एसएससी उर्दू से किए हैं, उर्दू मीडियम वाले, तो उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज ले हुए और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले हुए। हाँ, अगर आप मराठवाड़ा से हैं, मराठी बैकग्राउंड है, तो सेकंड लैंग्वेज मराठी ले सकते हैं आप। लेकिन बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मराठी थोड़ी उतनी नहीं होती है, क्योंकि महा टीईटी की मराठी थोड़ी सी मुश्किल है। तो पहली लैंग्वेज, चाहे आप एमएससी हो, बीएससी हो, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ना ले अगर आप उर्दू मीडियम से हो तो। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेंगे, सेकंड इंग्लिश। और वसीम सर कुछ पूछना चाहोगे आप? जी ये सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से कहा कि भाई 3 सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट बनाना है। बना जैसे लैंग्वेज 1 हमारी उर्दू, लैंग्वेज 2 हमारी इंग्लिश, और लैंग्वेज समझ लो कोई तीसरा जो है कोई एक सब्जेक्ट कोई जो हमारा subject। जाति, जैसे कि हमारा जैसे मैथमेटिक्स, उस पर फोकस करें। उस पर फोकस करना है। लैंग्वेजेस में थोड़ा सा ये देखा गया है कि भाई इसमें बहुत डीपली पूछता है। जैसे कि अभी मैं मैथ साइंस का समझ लो स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो है उर्दू मेरे लिए इतनी फेमिलियर नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी तसानीफ वगैरह पूछता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें महा टीईटी की एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा कंटेंट बेस होता है, मवाद पे सवाल आते हैं। जबकि सी टेट में पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो पेडागोजी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन महा टेट में चूंकि मवाद पर मुनहसर क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारी दरसी किताबें दी हुई हैं, जमात पहली से लेकर 10वीं तक बोलिए, और ख़ास तौर से 5वीं से 10वीं में जो मश्क में जो ग्रामर दिया है, कवायद, वही उसका बेस है। यानी 80 से 90% क्वेश्चन दरसी किताब के मश्की सवालात का जो ग्रामर है, कवायद है, वहाँ से पूछे गए। तो ये निसाब हमको मतलब जो निसाब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो है उर्दू का मिल गया है, किताबों से। उर्दू का निसाब। दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कि वहाँ से आपको 90% क्वेश्चन जी। पीछे की जो दरसी किताब की में जो हमारी अजबाक के लास्ट में जो मशकें दी होती हैं, वहाँ पे पूरा ग्लॉसरी ग्रामर, वगैरह से भी काफी चीजें और आती वहाँ हैं। पे मुसन्निफिन के नाम जी। दिए, बहुत सारे शोरा के जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ पहली बात है ना। पहली बात, और लास्ट में जो मश्क की सवालत है, वहाँ पे जो ग्रामर दिया है, वहाँ जी। से 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यानी 25 मार्क्स आपको दरसी किताबों के जो अजबा के उनके पीछे में जो मश्क दिया है, वहाँ जी। से मिल जाएंगे। 5 सवाल, और 1-2 सवाल तो जानबूझकर ऐसा टफ डालते हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलता है। जी। और रहा इंग्लिश का, तो इंग्लिश के जो मोटे मोटे 20 ग्रामर्स के मतलब जो पॉइंट है, अगर हम टॉपिक शुरू करते हैं कि पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एड अ क्वेश्चन टैग, ये 20 टॉपिक आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, मतलब नियर अबाउट 20 टॉपिक। और 10 जो पैसेज वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं। तो लैंग्वेज का तो आसान है महा टीईटी में, बस सी टेट के, क्योंकि सी टेट में 50% क्वेश्चन पेडागोजी के है, और पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं सी टेट में। लेकिन लोग ज्यादा तरजीह सीटेट को ही देते हैं, क्योंकि उसमें आसान होता है। आसान होता है, क्योंकि वो उसमें फिर वो ऐसा होता है कि उसमें गेस करते हैं लोग। अच्छा। तो तजुर्बे की बुनियाद पे वो अपने सीट पेडागोजी के क्वेश्चन हल कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन ये मवाद जो है वो आपको जब रेडीमेड मिल जा रहा है, मतलब कि कहाँ से पढ़ना है, तो ये पढ़ने वाले पे डिपेंड है। अगर आप स्टडी करेंगे तो महा टेट पास हो जाएंगे। सी टेट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपने तजुर्बात की बुनियाद पे, उसने डीएड बीएड किया है, रेगुलर किया है, तो उसकी तजुर्बात की रोशनी में भी उन कुछ सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन महा टेट में नहीं, महा टेट में उसको पढ़ना ही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए फिर आगे टीचर्स रिक्रूटमेंट में कि भाई जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में हुआ है कि भाई हमारा स्टेट का ही क्वालिफाई कीजिए, ऐसा ना हो जाए फिर महा टीटी क्वालिफाई करके आइए। महा टेट का ऐसा हो सकता है? जहाँ हर इसके मतलब फायदे होते हैं, वहाँ नुकसान भी है। अच्छा। कि अगर आप महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले महा टेट वाले को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, अच्छा, ये वो और मेन फैक्टर। सी टेट और महा टेट दोनों वैलिड है। अच्छा। अप्रूवल के लिए अगर आपको दोनों में से कोई भी एक पास किए तो अप्रूवल आ जाएगा आपको। लेकिन अगर बोले कि सर और डीप में क्या फ़र्क है, और क्या फ़र्क है दोनों में, तो मैं अगर बात करता चलूँ कि महाराष्ट्र की स्कूल है, बीएमसी की स्कूल है, एक सीट है, 2 कैंडिडेट है, एक सी टेट पास है, एक महा टेट पास है। आप बोलिए किसको लेना चाहिए उसने, किसका हक बनता है पहले?
तो भाई महाटीटी को महाटेट को लिया जाएगा, अच्छा क्योंकि सीटेट वाला दूसरी स्टेट में भी जॉब कर सकता है, लेकिन हम्म। महाटेट वाला दूसरी स्टेट में जॉब नहीं जॉब कर नहीं सकते। कर सकता, तो पहले उसको लिया जाएगा। हालांकि वो भी वैलिड है महाटेट, वो सीटेट भी वैलिड है, महाटेट भी। कुछ तो कुछ उस यहाँ वक्त मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ सर, लेकिन कैसा है कि बहुत सारे टीचर्स जो है ना बाकायदा जो एस्पिरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप महाटीटी मत दो, सीटीटी दो आप, क्योंकि वो आसान होता है, ऐसे बोल रहे हैं। सीटेट का जो पासिंग परसेंटेज का जो मतलब वो है, वो थोड़ा ज्यादा है, अच्छा, तकरीबन हर इस साल। बार ज्यादा हुआ सर? इस बार मतलब 2-3% आगे पीछे होता है, लेकिन अच्छा उसका जो रेंज है वो 10 से 20% पास होते हैं। अच्छा तकरीबन हर 6 महीने में 23 लाख 22 लाख जी। ऑल ओवर इंडिया हम्म, अपियर होते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें रिजल्ट 10 11 12 15 से 20% तक देखा गया है। जी तो समझते, और उसका मवाद जो है वो अवेलेबल है, हाँ यानी आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको कई हाँ, हजारों पब्लिकेशंस मिल चैनल जाएंगे, क्योंकि जी 2 ही मीडियम है उसमें, इंग्लिश और जी हिंदी खासतौर से। तो उसका मवाद ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम्म, इसलिए उसको सब लोग आसानी से मतलब वो मतलब एक्सेस कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं मवाद पे और तैयारी करते हैं। जी लेकिन महाटेट का मवाद अवेलेबल नहीं है, कुछ जो है बुक्स है पब्लिकेशन वो ऑथेंटिक नहीं है, बहुत गलतियां हैं उसमें। उर्दू मीडियम वालों में तो भरपूर यानी गलतियां हैं। हम किसी किताब को रिकमेंड नहीं कर सकते? रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप फला किताब खरीदिए, अच्छा क्योंकि उसमें आपको जवाब मिलेगा कुछ और, आंसर दिया रहेगा कुछ और, तो फिर वो उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। जी तो आप भी मुझे ऐसी किताब बताइए जो उर्दू में ऑथेंटिक है। नहीं सर ये बहुत बेहतर है, नहीं। लेकिन हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। अच्छा, तो क्या हम उर्दू मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जब टीचर्स हैं, वो मराठी मीडियम की बुक्स हमें यूज करना बिल्कुल। चाहिए, जो इंग्लिश के लिए या जैसे मैथ्स मराठी मैथमेटिक्स के मीडियम की लिए? बुक्स बहुत अवेलेबल है महाटीटी के जैसे लिए। कि आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं कुछ किताब जो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए या इंग्लिश के लिए हम कर सकते मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए परवीन बनकर की एक अच्छी बुक्स है हैं? जी मराठी में। जी लेकिन मराठी में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे नेट पे तो बहुत सारा मिल जाएगा, मराठी में बहुत है। जी उर्दू में आपको 1-2 किताबें मिलेगी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं उससे उतना मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हैं उसके अंदर। और होगी कुछ भी अच्छी भी है, लेकिन अभी उतना वो नहीं है कि आप किसी को रिकमेंड करें दावे के साथ कि ये खरीदिए और ये खरीद कर आप पास हो जाओगे। जी ऐसी कोई बुक्स अभी उर्दू मीडियम की तो नहीं लगे, नजरों के सामने से नहीं गुजरी है। जी हाँ इंग्लिश में बहुत है, आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ सोर्स जो है वो महाटीटी का, वो है टेक्स्ट बुक, अपनी निसाबी किताब। निसाबी कुतुब, जो महाराज तो अगर पेपर टू के ताल्लुक से अगर अगर हम कहें, जैसे कि मैं भी पेपर टू मैंने पास हुआ हूँ माशाल्लाह, सर की माशाल्लाह। जो है गाइडेंस में हमारा क्लियर हुआ है। और मैं अगर ये चाहूँ कि भाई अगर पेपर टू वाला कोई जो मैथ साइंस वाला है, तो वो कौन सी क्लास की किताबें पढ़ें मैथ साइंस के लिए? जनरली पेपर 1 के लिए जो मतलब क्लासेस दिया है वो 1st to 5th है, अच्छा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आते हैं 8वीं तक भी आते हैं। पेपर वन में 8वीं तक आ रहे हैं? हाँ 8वीं की किताब से आ रहे हैं? आपको पेपर 1 में 10वीं का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, हाँ और पेपर 2 में आपको बीएससी का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। हाँ, तो जैसे एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर लंदन 61 लंदन बॉन्ड वाला, मुझे बहुत याद है। बहुत सारे क्वेश्चन, अभी जी लास्ट में एक मैथ्स का क्वेश्चन आया था, जी जी, जो आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी मिल जाएगा, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन रहते हैं मुबहम जैसा कहा आउट ऑफ आपने। सिलेबस बोल हाँ, सकते हैं आपको, या चेक करने के लिए। जी जी लेकिन 98% या 95% बोल सकता हूँ कि आपको किताबों से, खासतौर से महाराष्ट्र बोर्ड की जो किताबें जी हैं स्टैंडर्ड 3rd से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक, अगर आपका मैथ्स है तो तीसरी से लेकर कि पहली दूसरी में तो उतना आसानी रहता है, तीसरी में तो क्या ही होगा सर? लेकिन उसमें भी अच्छा नंबरात में भी ऐसे अच्छा, क्वेश्चन नंबर बनवा सकते हैं कि तीसरे में भी हाँ आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। जैसे अच्छा उर्दू में बोलेगा, आप अगर कहे कि सर आप उर्दू में अल्फाबेट पे क्या रहेगा, तो एक सवाल पहले 2013 में आया था जी कि भारत इस लफ्ज के में कितने हरूफ है, अच्छा तो बच्चे कंफ्यूज हो गए भारत में, तो बा हा को 2 पकड़े कि भा को 1 पकड़े, ऐसे छोटे छोटे। या अगर हम हरूफ ताजी की बात करें तो कितने हरूफ ताजी होते हैं, जी, उसमें हकारी हरूफ कितने हैं, फारसी से कितने हरूफ आए हैं, हिंदी से कितने हरूफ आए, तो ये ऐसे सवाल हैं जो हरूफ ताजी से बनते तो हैं। ये इसकी जो मालूमात है, जैसे अभी आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया, कि ये किताबों में मिल जाएंगे मिल निसाब जाएगी, में? मिल जाएगी। जो अच्छा जो उस्ताद के लिए जो आता है ना कि ये नोट आता है जी असातिज़ा के लिए, उसके अंदर दिया होता है हम्म, हकारी हरूफ कितने हैं, इनकी आवाज़ कितनी है, ये कहाँ से आए, अच्छा कि फारसी से कितना है, अरबी से कितना है, ये सब हाँ, चीज़ें आपको थोड़ा सा तहकीक करना पड़ेगा, लेकिन ये बुनियादी सवाल है जो पहली दूसरी से लिए जा सकते हैं। जी अगर किसी को पूछ ले कि इतने हरूफ तहज्जी है, तो कोई 33 बोलेगा, कोई 35 बोलेगा, सवाल तो बन रहा है स्टैंडर्ड फर्स्ट से। ओके तो इसको छोटी क्लास को भी इग्नोर नहीं करना है। हम्म, तो अगर पहली दूसरी की भी किताब तो एक एक दिन में पढ़ सकते हैं हम लोग, जी लेकिन 3rd से लेकर 10वीं तक इन सारी किताबों का, सारी मतलब जो दरसी कुतुब है उनका उनका मुताला करना ज़रूरी है। तो पहले पेपर के लिए
तीसरी से लेकर 8वीं तक, जी, और दूसरे पेपर के लिए 5वीं से लेकर 10वीं। 10वीं तक। जैसे आपका 11 12 भी पढ़ना पड़ेगा? एक दो क्वेश्चन आते हैं, अगर ना पढ़े अच्छा। तो भी चलेगा, जाएगा ओके। तो जाएगा एक क्वेश्चन। जी, लेकिन अगर आप दूसरा पेपर दे रहे हैं तो आपको 5th से लेकर 10th तक ये 5th to किताबें, 10th। फॉर एग्जांपल आपका सोशल स्टडीज है जी, तो 5th की आपकी EVS 1, EVS 2, उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी 6, 7। ईवीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आ जाएगा हाँ, पेपर उसमें 1 वो में? 5th में आता है। अच्छा। 5th तक EVS दिया है नाम जी, उसका, जी, EVS 1, EVS 2। जी, तो उसमें आपका सोशल स्टडीज में काउंट हो जाता है वो। जी, जैसा मैं बात कर रहा हूँ सोशल स्टडीज की, जी, BA BEd है, आपका पेपर 2 है, जी, तो आप 5th से EVS 1, EVS 2, और 6 से फिर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी, 7 हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस 8, 9, 10 जो है 10वीं तक आप इन किताबों का मुताला कीजिए, मश्क के जो पीछे दिए वो देखिए। तो 60 मार्क्स का आता है इसमें सोशल ओ, स्टडीज। तो अगर आप बोलेंगे 5-6 सवाल, अच्छे सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो गए, करंट अफेयर से हो जाए, जी, या 11 12 के, तो कम से कम 50 मार्क्स का तो बिल्कुल दरसी किताब से आता है। जी, उसी तरह साइंस का सेम लीजिए, 5वीं से साइंस साइंस पढ़िए, सेकंड पेपर वाले जी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको 11वीं 12वीं का मिल जाए, ग्रेजुएशन का मिल जाए, जी, लेकिन एक दो की तादाद उसकी कम है जी, आउट ऑफ सिलेबस की, या करंट अफेयर्स में मिल जाए कुछ लेटेस्ट, तो इन्वेंशन आ जाए, नई इन्वेंशन आ जाए, वो उसका जिक्र नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन वो सब आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हो सकता है, लेकिन एक दो हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक से, महाराज बोर्ड के मिल जाएंगे। तो सर कोई कोई खास ऐसा टॉपिक बोल सकते हैं जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नहीं, जो हमको पास कर सके टीचर्स को? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे अभी अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में ऐसा कौन सा टॉपिक जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टॉपिक में तो ऐसा ऐसा उसमें खुद पोर्शन में नहीं दिया है कि इसमें अच्छा। इतना फिक्स है, यानी मतलब इसका कोई इसका स्पेसिफाइड स्पेसिफाई वेटेज नहीं है। वो नहीं है? मैं ऑब्जर्व किया हूँ पुराने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, अच्छा। तो उसमें बहुत तजाद है उसमें कि जी। पर्टिकुलर इस टॉपिक से इतने ही मार्क्स का पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कभी कभी आप देखोगे एक साल का पेपर मैथ्स की बात करो तो ज्योमेट्री को भरपूर क्वेश्चन दे दिया है, जी, हालांकि वेटेज होना चाहिए जी, ज्योमेट्री और अलजेब्रा में। हम्म, तो इसमें मैं ये इस टॉपिक को नहीं चढ़ूंगा कि ये इस टॉपिक को ज्यादा पढ़िए, जी, वरना हो सकता है वो टॉपिक के क्वेश्चन ही ना आए, ऐसा हो किसी सकता के है। भरोसे रह जाए। जी, जी, तो इस तरह से ये वेटेज के हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि पूरा ही पढ़ना चाहिए। जी। खास तौर से हाँ दिया है उसने, आगे के इसमें से इतने आएंगे, इतने परसेंट आएंगे, लेकिन अगर आप पेपर्स देखोगे तो उसमें उतना तजाद है उनके इसमें। तो बस हमारे जो न्यू एस्पिरेंट्स अभी आ रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में पास हुए, बीएड पास हैं या डीएड पास हैं, या फिर जो हमारे कुछ कार्यरत टीचर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत जो है एक्सपीरियंस रखते हैं अपने सब्जेक्ट में, वो भी किसी कुछ मार्क्स से जो रह गए हैं, अब वो भी इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि भाई जब एग्जाम को कम दिन बचते तब तैयारी करते हैं, तो ये कितना सही होगा ये? नहीं, अगर आप कोई भी ऑथेंटिक वीडियोस देख रहे हैं जी, या किसी की रहनुमाई हासिल कर रहे हैं तो मुस्तकिल 1 घंटा उससे, और इसके अलावा इसमें आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जी, और सेल्फ स्टडी आप प्रीवियस ईयर के पेपर से कर सकते हैं जी, कि हम 150 क्वेश्चंस को कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं। या हम्म, अभी तो बहुत सारे जेमिनी पे, चैट जीपीटी पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे, खुद बना के दे देता है, आपको टॉपिक डालिए अच्छा, और आप वो 30 क्वेश्चन दे देगा, फिर आप अपना टाइमिंग लगा लीजिए। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बगैर पढ़े महा टीएटी का और सीटेट का पास करना बहुत मुश्किल है। कुछ टीचर्स बोलते हैं यार हम तो बगैर पढ़े पास हो गए, एक तो ऐसे तुक्के लग जाते हैं या कुछ खुदादाद सलाहियत होती है टीचर्स में, लेकिन जनरली बगैर पढ़े महा टीएटी और सीटेट पास होना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपको पढ़ना ही है, चाहे आप कितने स्मार्ट टीचर हो, आपको टेक्स्ट बुक खंगालना ही है। वह कोई भी अगर सवाल आ जाए कि फलाने शमसुल उलमा किसे कहते हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें कितने शोरा को ये खताब मिला, कौन सा शायर की कौन सी मतलब कोई मजमुआ है, इन चीज़ों के लिए आपको रिफ़र करना ही है। यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही नहीं, आपको पढ़ना ही हो। तो बगैर पढ़े कुछ टीचर्स पास हो गए हैं, लेकिन वो तुक्का भी बोल सकते हैं या किस्मत बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लक फैक्टर भी होता है कभी कभी कि उस टाइम पर हमारी फिजिकल मेंटल एग्जाम के वक्त कैसी हालत है। उसमें कभी कभी बहुत सारे होशियार टीचर्स होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन एंड टाइम पर कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, फैमिली मैटर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। महा टीएटी और सीटीएटी की स्टडी करना ज़रूरी है। यानी एग्जाम की तैयारी के दौरान हमको थोड़ा सा अपना स्टेट ऑफ माइंड भी ऐसा बना के रखना होगा, ताकि हम, क्योंकि एक पहला हदफ ये रखना है कि भाई हमको जो है पास करना ही है। खास करके जो टीचर्स अभी कार्यरत है उनके लिए तो शायद 1 से 2 साल का टाइमिंग दिया गया जैसा ना बोला शायद? जा रहा है कि अच्छा। 2 साल के अंदर उनको पास करके देना है, जी, वरना जो 2013 के बाद के हैं उनको उनके साथ कुछ ऐसा कुछ किया जाएगा। और जिनके 5 साल जिनको सर्विस के बचे हैं उनको छोड़ के
अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका भी प्रमोशन रोक दिया जाएगा अगर वो टीएटी सीएटी का सब सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करे। तो गवर्नमेंट वक्तन फ़ौक्तन अपने सर्कुलर लेकर आती है। चाहे आप मतलब कंपल्शन हो ना हो, लेकिन टीएटी और सीएटी का सीटेट का ऐसा सिलेबस है कि टीचर उसमें पूरा रिफ्रेश हो जाता है, अपडेट हो जाता है पूरा। तो टीचर को इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ते रहना चाहिए और तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी मुकाबले का ज़माना है। बिल्कुल। बच्चे हमसे आगे जा रहे हैं सर, और हम उनसे पूछे ना, ऐसा ना हो कि अपनी क्लास का बच्चा हमसे बहुत आगे हो और हम आउटडेटेड हो। हम भी अपडेटेड होना चाहिए। बिल्कुल बेशक। दूसरा ये कि भाई अगर हम चाहते हैं कि भाई जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई करें, और खास करके आपसे हम तो रिकमेंड करेंगे भाई वसीम सर से जो आप रुजू कर लें, और ये पेड जो बैच रहती है सर की, इंशाल्लाह इससे मुझे फायदा हुआ है तो आपको भी फायदा हो सकता है। तो अगर मैं टीचर्स की तरफ से बात कर रहा हूँ सर कि क्या गारंटी अगर हम आपका बैच लेते हैं तो हम पास ही हो जाएंगे? अच्छा, मैं तो ऐसा मेरी बैच के लिए किसी को बोलता नहीं हूँ कि आइए। हाँ, जो भी आपको ऑथेंटिक पढ़ाता है, जो सही है, कोई वीडियोस है, नोट्स है, उससे भी रिफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सहारा तो इसमें टेक्स्ट बुक है। अगर आपका टेक्स्ट बुक से टच है, और खासतौर से स्कॉलरशिप की जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बुक्स है, और आप माई स्कॉलरशिप का पढ़ाते हैं, तो आपको कोई क्लास की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा मुझे रहनुमाई चाहिए, तो मेरा ये ऐसा खास पूरा प्रोफेशनली नहीं है, क्योंकि मैं खुद डे स्कूल में जॉब करता हूँ और नाइट स्कूल में भी जॉब है, तो मुझे भी वक्त की किल्लत है, लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ। तो मेरा क्लास अगर कोई मतलब लेता है, अटेंड करता है, तो मैं बहुत उनको मतलब एक्टिव रखता हूँ। 1 घंटा पढ़ाने के बाद पूरा वो 1 घंटा अगर सेल्फ स्टडी करे, और औसत भी अगर टीचर रहा 1 घंटा सेल्फ स्टडी 1 घंटा क्लास, तो मेरा तजुर्बा है कि वो टीचर्स पास हो जाते हैं, 100 तक मार्क्स आते हैं। यानी आपको सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है 1-1.5 घंटे की। सिर्फ अगर क्लास के भरोसे, मेरी या किसी और की भी क्लास के भरोसे रहे, तो पास होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोल सकता हूँ। और कुछ केसेस हो जाते हैं कि बगैर इसके, तो एक रेयर केसेस है, वो मुस्तस्ना है, उनको उनकी बात अलग ही रखिए। लेकिन जनरली जैसा मतलब एक आम तौर पर टीएटी सीएटी की क्लास के लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। भले क्लास आप किसी की भी लें, किसी की भी ले, और यूट्यूब देखे ऑथेंटिक या सेल्फ स्टडी करे, लेकिन इसका जो टीएटी का जो बेस है वो है टेक्स्ट बुक, दरसी किताब, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की दरसी किताब से बहुत ज़्यादा मवाद आपको मिल जाएगा। चाहे लेकिन डीपली स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देखना है मैथ्स पे, तो फिर आप स्कॉलरशिप जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, वो उनकी बुक्स को ज़रूर देखिए। नवनीत की बुक भी अवेलेबल है, आदिल की है, पब्लिकेशन तरक्की तालीम की है, वो बुक्स को भी ज़रूर देखिए। सर ये जो मैथमेटिक्स के जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का, कंपिटिटिव लेवल, ये इसके लिए किसी और इम्तिहान के पर्चे भी हल करने होंगे क्या टीटी के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो रिकमेंड करूँगा टीचर्स को कि स्कॉलरशिप के 5वीं और 8वीं के जो पेपर्स है, आप अगर उसको देखोगे और टीटी के मैथ्स के पेपर्स को देखोगे, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा फर्क नहीं है, कि पूछने का पैटर्न भी वही है, सवालत की नोयत भी वही है, तो सवालत चेंज है, लेकिन उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो पुणे परीक्षा परिषद कंडक्ट करता है, और उनके पेपर्स अगर अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसके साइट पर, परीक्षा परिषद की 5वीं के और 8वीं के मैथ्स के पेपर। माशाल्लाह सर का भी नाम है उस परीक्षा परिषद की जो किताब है, उसमें बाकायदा सर का नाम है। परीक्षा परिषद में मुतरजिम का काम कर चुके हम लोग, तो वो बहुत बेहतरीन बुक्स है। उसके पेपर्स भी आप हल किए तो टीटी को आपको मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सर मैथ्स का, टाइम लिमिट। यस, आप फास्ट कर कैलकुलेशन करना ऐसा, आप बीएससी हो, एमएससी हो, पीएचडी हो, जो भी हो मैथ्स में, लेकिन आपको हर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन टाइम लिमिट में नहीं आ रहा है, तो आपका फिर वो उतना फायदा नहीं। यानी आपको 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करते आना चाहिए। अच्छा, या अगर दूसरे सब्जेक्ट का टाइम इसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उतने टाइम लिमिट में 40-50 मिनट में, 30 मिनट में मैथ्स करते आना चाहिए जी। टाइम लिमिट इसमें इम्पोर्टेंट होता क्या है सर, कि अपने धुन में 10-12 क्वेश्चन करते हैं, और पता लगता है कि वार्निंग में लोग आखिरी में मैथ्स पेपर छूट जाता है। आखिरी में लोग मैथ्स रखते हैं, और मैथ्स का पहले सब कर लेके मैथ्स शुरू करते हैं, और 10-5 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन को फिर आप तुक्का लगा के आते हैं। लेकिन मैं जाती क्वेश्चन आते हैं आप जी बिल्कुल। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मैं सबसे आखिर में मैंने मैथ्स ही हल किया था। वो अक्सर होता है, क्योंकि कैसा है कि मैं चाह रहा था कि भाई पहले क्वालिफाई हो जाए, और हम सबसे पहले लैंग्वेज 1, देन फिर लैंग्वेज 2, देन फिर सीडीपी, फिर जो है हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइंस है, फिर मैथ्स हम हल करते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट पूछ जाते हैं।
तो हमने सबसे आखिर में मैथ्स को ही रखा था, तो क्या यही रिकमेंडेशन आप करेंगे, देंगे? इसमें तो ऐसा है कि जो क्वेश्चन आपको आता है पहले वो करना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके उसको कर दीजिए, अच्छा, फिर बाद में सेकंड राउंड में देखिए कौन कौन सा आता है। तो नहीं तो मुझे इसको तरजीह दो। थोड़ी सी गाइडेंस आप इस पे भी दीजिए कि भाई गोले वगैरह जो भरना होता है इसके अंदर। जो OMR शीट पे है सर्कल बराबर भरिए, जी और जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट 1 से शुरू किया है जी। तो 1 से जो आता है उसको कीजिए, 2 बार डाउट आया तो उसको रखिए और आप उस पर आंसर का हल्का सा ऐसा पॉइंट मार के, जैसा आपको लगता है कि ये आंसर मेरा लग रहा है, पॉइंट मार के आगे बढ़िए, सर्कल मत कीजिए अभी उसके पीछे, फिर सेकेंड राउंड में कीजिए, सेकेंड राउंड में। लेकिन पहले राउंड में अगर आप 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन पढ़ोगे, हो सकता है उसमें कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है और जो लास्ट में छूट भी सकता है जी। तो एक पहले आप जब करते चले गए स्टार्ट से 1 to 150 तक, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। तो जो आसान है उसको पहले हल कर लीजिए जी। तो एक राउंड में आपके पूरे आसान हल हो गए, फिर सेकंड राउंड में आपके जैसी मुनासिब समझे उस तरह से कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स को पूरा आप उसमें लास्ट में कीजिए और पता लगा उसमें मैथ्स में कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान थे और वो लास्ट में थे, लास्ट में और वो पढ़ नहीं पाए और आपने तुक्का लगा लिया, जबकि ऐसा पता लगा कि वो 2 और 2 4 लिखना या 5 का था। कभी कभी होता है कि 3 के 5 मल्टीपल का जमा कितनी होती है, असल के 3 को 3 6 9 12 15 10वीं में क्वेश्चन आया था इस तरह। जी जी। तो ऐसे क्वेश्चन है कि 3 की जो मल्टीपल है, 3 का जो आपका फॉर्मूला था SN = n ब्रैकेट n + 1/2। ऐसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो एक मार्क्स भी बहुत कीमती है इसमें सर। एक मार्क्स बोले तो 1 साल है वो, बिल्कुल 1 मार्क्स 1 साल होता है। कितने बच्चों का रिजल्ट आया है, कितनों ने मुझे भेजा है 89 18 वो 89 1 मार्क्स शॉर्ट नहीं हुआ है, 1 साल 1 साल भी हो गए, वो 1 मार्क्स चला गया आपको 89 मिल गए। ऐसा भी तो ऐसे एक मार्क्स बहुत कीमती है। यानी ओवरऑल कहने की बात यह है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और डेली कितना वक्त देना चाहिए? 1 घंटा काफी है। या अगर कोई रहनुमाई नहीं करते हैं, अभी आज से समझ लो, आज 31 तारीख है, कल से 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा, 1 से 2 महीने के लिए 1 घंटा दीजिए। आखिरी 21 जून से समझ लो, 21 जून को पेपर है, तो समझ 20 जून तक हमारे पास टाइम। तो कितने दिन हो रहे हैं टोटल? रोजाना 1 घंटा पढ़िए, खासतौर से दरसी किताब मैंने कहा। और कोई अगर किसी के रहनुमाई वीडियोस अच्छे हैं या कोई और चीजें आपको मिलती है नोट्स वगैरह, तो वो देखिए। कोई भी एक ऑथेंटिक, इसमें ऑथेंटिक मतलब मटेरियल मवाद मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, पता लगा कि जिसका फकदान है, हाँ जिसका बहुत फकदान है, पता लगा जिसका दूर है उसी के वो है जी, तो मसला है। यानी आपको लगना चाहिए कि इसके आंसर इसके ऑथेंटिक है इसमें, वरना तो अभी बहुत सारे एड्स घूम रहे हैं बहुत। और ऐसे भी है कि बस अपना बस कि मेरी क्लास ज्वाइन करे तो 100% कोई दावा ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ना 100% सिलेबस कवर करने का दावा, ना 100% बच्चे का जो ऐसा दावा करते हैं झूठे हैं। जबकि सरकारी आंकड़े भी आप देख सकते हैं कि काफी कम है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसलिए मेरी क्लास का रिजल्ट आता है कि मैं बहुत ही मतलब टीचरों के पीछे हाथ धो के लग जाता हूँ। बिल्कुल, रोज मैसेज, होमवर्क किया आपने, ये किया वो किया, यस। तो अच्छे खास से 50% से ज्यादा बच्चे सर की, हाँ सर की इसी तरह की जो डेडिकेशन थी कि भाई वो एक तरह से हर टीचर पे ना मुसल्लत हो जाते हैं और खबरगिरी करते हैं कि भाई आपने किया या नहीं किया। क्लास अटेंड कीजिए, रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंस जो है बरकरार रखिए, और रोजाना डेली अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो जो है ये मुमकिन हो जाएगा कि आप ओपन कैटेगरी में पास हो जाएंगे, आपको किसी कैटेगरी की भी जरूरत नहीं रहेगी। और ये मिसाल सामने है सर के। सर महा TAT भी पास है, CTET भी पास है माशाल्लाह। बहुत मतलब सर को, मतलब मैं ये बोलूँ कि सर को मेरे आपको मैसेज आए होंगे मेरे के, सर कीजिए, भेजिए जी बिल्कुल, होमवर्क भेजिए, क्लास वर्क भेजिए। अभी जस्ट CTET की बैच हुई है, 122 कुछ बच्चे थे अभी, स्टूडेंट टीचर्स थे, उनमें से 100 सर रेगुलर आते थे डेली। अच्छा, तो 79 पास हुए माशाल्लाह। सबके अल्हम्दुलिल्लाह PDF मैंने सेव करके रखा हूँ जी। और कुछ टीचर्स ने बोला है कि सर हमारे रिजल्ट शो मत कीजिए, थोड़ा सा पर्दे का मसला वगैरह जी। तकरीबन 80 बच्चे पास हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये मतलब जबकि गवर्नमेंट का रिजल्ट 10% 12-15 आता है, वो ओवरऑल स्टेट के हिसाब से था ना। हमारी बैच तो समझ लो सिंगल बैच का 80%। उसकी वजह ये, अच्छा जो फेल हुए ना वो भी पास हो सकते हैं क्योंकि टीचर है जी, लेकिन वो मोबाइल खराब हो गया है, शादी में चले गए, हल्दी मेहंदी, बच्चा रो रहा, दवा खाना, मजबूरियां भी रहती है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती है, उस वजह से भी होता है। लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये कन्वर्सेशन रहा, आपको जो इससे बहुत फायदा हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी टीचर्स हजरात है या हमारे जो बहनें जो इस वक्त इस इम्तिहान के लिए जो है बहुत तगवदो में लगे हुए हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि मिसाल आपके सामने है, आप जल्दी से जल्द इनरोल कीजिए। सर का जो नंबर हम इंशाल्लाह आपको देंगे और उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, बैच में इनरोल हो जाइए और पूरे जोश और खरोश के साथ। और डेली लाइव 10 बजे जो है क्लास रहेगी सर की गूगल मीट पर, जिसमें आपको जो है ना याद रखिए कि आपको
मौजूद रहना होगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं जो है किसी काम में बिजी थी या बिजी था, मैं बाद में देख लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो है डेली उसमें मौजूद रहना है और बाकायदा जो सर पढ़ाएंगे उसको लिखना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और सर जो क्वेश्चन PYQ देते हैं उसको जो है सॉल्व करते रहना है, जिससे जो है ये कामयाबी मुमकिन हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बात हाँ, सर कि जी अगर कोई इकोनॉमिकली हाँ मतलब वो है जी, तो वो भी फीस की फिक्र ना करे, मुझे मैसेज कर वाह, दे, ठीक है। और मैं सारे नोट्स हर चीज, लेकिन पढ़ने का डेडिकेशन होना चाहिए। तो वाह फीस भी मैटर नहीं है क्लास का, लेकिन इकोनॉमिकली अगर वीक है तो जी, फीस डजेंट मैटर सर फॉर माय माशाल्लाह, क्लास। बहुत अच्छा। ये जो है एक तरह से ऐलान कर दी सर ने कि अगर कोई ऐसा टीचर है जो समझ लीजिए कि भाई थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उसके लिए फीस वगैरह के लिए, माशाल्लाह, माशी हालत अगर कमजोर है किसी, तो कोई उसके लिए भी जो सर जो है रियायत कर देंगे। तो कोई मसला नहीं उससे। तो बस आपको जो है ना एक जुनून और जज्बा होना चाहिए सर के साथ पढ़ने का, एक भरोसे के साथ आप जुड़िए, इंशाल्लाह आपको देखने वाले नतीजे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस तरह से आपने वक्त दिया और मैं काफी देर से सर के साथ बैठा था, ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बात करता ही रहूं, क्योंकि हम जो है अब तक कांटेक्ट में थे लेकिन रूबरू बैठ के हमको वक्त नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सर इस जो है बिजी शेड्यूल से अपना वक्त उन्होंने निकाला और मैं भी जो है इन दिनों थोड़ा सा फ्री हूँ, मसरूफ नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सर की जो एक रहनुमाई वीडियो हमारे जितने भी टीचर्स हजरात हैं महाराष्ट्र स्टेट के उन तक जो है पहुंचे और मैं मेरे चैनल खान्स एकेडमी के जरिए जो है हमारे जितने भी टीचर्स है, फेलो टीचर्स, उन तक मैं सर का गाइडेंस पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जो है फायदा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि सबका फायदा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया, जजाकल्ला खैर। और ये वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह छोटे छोटे अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जज़ाकमुल्लाह।